नमस्कार, ठीक है सवालों वाले शो 3 के तीर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज हमारे खास मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान उनके बयान देने का अंदाज है। बेहद बड़े से बड़े मसले पर गंभीर से गंभीर मुद्दे को बहुत ही सहजता के साथ नपे तुले शब्दों में वो रखना जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप और आज हमारे साथ में मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों की शुरुआत करते हैं। अरुण जी, मेरा पहला सवाल, क्योंकि हम आपको बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते देखते हैं और ये बहुत जिम्मेदारी भरा काम है और बहुत ही सीक्रेसी से किया जाता है, तो जब ये लिस्ट जारी होती है आपके मन में क्या चल रहा होता है? और उसके साथ ही सवाल ये भी कि क्या 370 का टारगेट इस बार अचीव होगा? देखिए, पार्टी के चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति जो निर्णय लेती है तो निर्णय के बाद सूची जारी हम करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट से लेकर के जितने भी नियुक्तियां होती है वो पार्टी का महामंत्री हेडक्वार्टर जो होता है, जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर, वो उसको रिलीज करता है, साइन करता है। तो मेरे पास दायित्व है कई सालों से, तो मैं करता हूँ। 370 का जो आंकड़ा ये तो अवश्य रूप से पूरा होगा, क्योंकि गांव में जाकर के देखिए, कस्बे में बात करिए, किसी से भी बात करिए, तो यह आपको वहाँ से जो रिस्पॉन्स मिलता है वो ये कहता है कि हमारे लिए जो काम किया है उनके नाम पे हम वोट देंगे। पूछते कौन काम किया? कर मोदी जी ने। मैं किसी एक व्यक्ति से पूछा कि भाई ये बताओ कि मोदी समर्थक का क्या आ रहा है इस बार? तो कर सब गांव-गांव हम लोग मोदी समर्थक नहीं, मोदी भक्त बन चुके हैं। तो जब यह सभी की गांव से लेकर के कस्बे तक लोगों की अटूट आस्था प्रधानमंत्री मोदी जी पे हो, तो 370 का आंकड़ा तो पार हो गया होगा भाजपा का, इसमें कोई शंका किसी भी प्रकार का नहीं है। देखिए, आप पार्टी नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एक मजबूत कड़ी है। कोई भी फैसला लिया जाता है, नीचे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे में जब कोई कड़ा फैसला हो, किसी का टिकट कट गया हो, क्या गुस्सा भी झेलना पड़ता है अरुण सिंह जी को? तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। जिसका टिकट कटता है थोड़ा मन को संकोच, थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन वो जानता है कि यह तो व्यवस्था परिवर्तन होता रहता है, इसलिए कोई कभी भी इसी प्रकार के कोई भी कभी संकट नहीं आता। नाराजगी आती तो होगी किसी न किसी तरीके से सामने, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का आ जाती है, अदरवाइज आती नहीं कभी। सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस प्रकार की शिकायतें बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि सभी कार्यकर्ता संगठन के प्रति और पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं, इसलिए कम होता है, बहुत कम। जब होता है तो बात समझा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, ये कैसे होगा? इससे ऐसे होगा, जब रामपुर भी हम जीत सकते हैं, आजमगढ़ भी जीत सकते हैं, तो 80 में 80 तो जीत ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी भी तो कई सारी ऐसी सीटें हैं ना, रायबरेली की हम बात कर ले, कन्नौज है, उसके अलावा भी मैनपुरी है। ये सीटें ऐसी है जहां पर विपक्षी पार्टियों का लंबे समय से कब्जा रहा है। जब पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2019 का, उस चुनाव के बाद आजमगढ़ की सीट और रामपुर की सीट हमने जीते बाई इलेक्शन में ना। अगर उसके बाद अगर रायबरेली, कन्नौज, इनका भी बाई इलेक्शन होता तो वहां भी जीत जाते। उत्तर प्रदेश के 2 लड़के इस बार फिर से साथ हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तो ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? नहीं, उत्तर प्रदेश के 2 लड़के जब साथ में थे तो बीजेपी अलायंस को 325 सीटें मिली थी, 325 सीटें मिली थी जब ये दोनों लड़के एक साथ थे, तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए दोनों पार्टियों में जो कांग्रेस को धीरे धीरे पूरे देश भर में समाप्त होती जा रही है, क्योंकि विचारधारा कोई नहीं है, उसके नीति नहीं है, नीति में खोट है, निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, तो जनता को निगेटिव पॉलिटिक्स वाले पसंद नहीं होती है। इसलिए कांग्रेस टोटल नकारात्मक काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी के लोगों को मालूम है कि इनके बारे में कि समाजवादी पार्टी की तो कोई विजन ही नहीं है। तो ऐसे एक पार्टी के नेता या एक पार्टी जिसकी कोई नीति नहीं हो और निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही हो, और दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी उससे जुड़ जाए, जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया था, कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दिया था, जंगल राज था उस समय, आपको सबको मालूम ही है। तो इन दोनों को जुड़ने से रिजल्ट तो इनका जीरो ही रहने वाला है, इनका कोई रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं। इस बार रायबरेली, अमेठी जैसी सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए। ये कांग्रेस की गफलत है, परेशानी है, या कोई रणनीति भी हो सकती है? नहीं, कांग्रेस को मालूम है कि पिछली बार उन्होंने अमेठी हारे थे, इस बार रायबरेली भी हार रहे हैं, उनको स्पष्ट मालूम है। इसलिए उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है रायबरेली में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास। तो ये मालूम है, पहले अमेठी कभी नहीं हारते थे, तो अमेठी हारे पिछली बार, अब ये भी रायबरेली भी हारेंगे।
ये मालूम है उनको। समाजवादी पार्टी अपने बार बार कैंडिडेट बदल रही है, इसके पीछे आप क्या मंशा देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी को कंफ्यूजन में है। उनको लगता है जो कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं उनको लगता है ये तो जीतेगा नहीं, फिर दूसरी तलाश में करते हैं, और दूसरा तलाश के डिक्लेयर करते हैं, फिर कुछ दिन बाद उनको लगता है कि ये भी नहीं जीतेगा। जब समाजवादी पार्टी सब जगह हार रही है तो कितने भी कैंडिडेट बदल दें कुछ भी उनका उससे भला नहीं होने वाला है। आज भी उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी के जंगल राज को, दंगा राज को आज तक भी नहीं भूले हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स ये दावा भी कर रहे हैं कि बीजेपी को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। जो खुद ही कंफ्यूज कर हो तो बीजेपी को क्या कंफ्यूज करेगी? आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे अधिक सदस्य भाजपा में है, और आज 18 राज्यों में हमारी सरकार है। हमको क्या कंफ्यूज करेंगे? नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व हैं, तो सब लोगों ने ऐसे नेतृत्व को कौन कंफ्यूज करेगा? ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां सपा मजबूत है इस लिहाज से क्योंकि वो उसे गढ़ कहते आए हैं, उनका कोर वोट बैंक वहां पे है। कुछ जगहों के नाम मैं ले देती हूं, जैसे मैनपुरी है, कन्नौज है, इटावा, रामपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद। तो इन सो कॉल्ड जो गढ़ हैं या जिनका कोर वोट बैंक वहां पे, उसको भेदने के लिए आपका क्या प्लान है? नहीं, इनमें 1-2 सीटों पे तो ऑलरेडी हम जीते हुए हैं, और इन जो आपने सीटें के नाम बताई, इस बार यहाँ मैनपुरी भी इस बार हारेंगे। इस बार ये तो आपने उपचुनाव के वक्त भी कहा था, लेकिन सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत गए। नहीं, उपचुनाव में दो तो जीते हम कम से कम। आजमगढ़ भी जीते और मैनपुर अपना रामपुर भी जीते, और इस बार मतलब सपा हारेगी। देखिए, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जो गरीबों के लिए काम हुआ है, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, कोई व्यक्ति भूखा पेट नहीं सो रहा है, मकान मिल रहा है, नल से जल की सुविधा मिल रही है, सड़क बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं। तो इतना अधिक काम हुआ है, और प्लस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल सब देश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। जिन सीटों का मैंने नाम लिया उसमें MY फैक्टर बहुत ज्यादा है, मुस्लिम वोट बैंक, यादव वोट बैंक, और वहां पर भी आप कह रहे हैं कि सपा हारेगी। देखिए, MY फैक्टर में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बहुत सारे मुस्लिम हैं, उनके क्षेत्र में जाकर के देखिए, वो भाजपा को वोट देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में बदलाव ले आने का काम किया तो मोदी जी ने किया, ट्रिपल तलाक के माध्यम से और अनेकों योजनाओं के माध्यम से। और दूसरा, यादों में भी जहां तक बात कर रहे हैं तो बहुत सारे अधिक अन्य राज्यों में आप देखिए, राजस्थान चले जाए, मध्य प्रदेश चले जाए, कई राज्यों में एक मुश्त यादव भाजपा को वोट देता है, एक मुश्त। और उत्तर प्रदेश में भी देता है। इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक संख्या में मोदी जी के साथ है, इसलिए सपा का सुपड़ा साफ होगा इस बार। पहले बात ओवैसी साहब की और मायावती जी की कर लेते हैं, जिनका इस्तेमाल आप बी टीम की तरह कर रहे हैं, ये आरोप है मुस्लिम वोट बैंक बांट। नहीं, जो हारता है वो अलग अलग प्रकार का आरोप लगाता है, और जिसको हार सामने स्पष्ट दिखता है वो अनेकों आरोप लगाएगा। वो कभी मैनेजमेंट का आरोप लगाएगा, कभी प्रशासन का लगाएगा, कभी धन बल का लगाएगा, और कभी EVM का लगाएगा। हारने वाला व्यक्ति तो इसी प्रकार का आरोप लगाता है, इसलिए विपक्ष को दिख रहा है कि सीधे हार रहे हैं, तो अनेक प्रकार के आरोप आपको सामने दिखेगा। और तो और हताशा और निराशा, फ्रस्ट्रेशन में अभी अपोजिशन किस प्रकार का अपशब्द कहना शुरू कर दिया मोदी जी को और हमारे नेताओं के बारे में, वो कल्पना से परे है। असंसदीय भाषा का उपयोग करना शुरू कर दिया विपक्ष ने, क्योंकि उनको लग रहा है तो हार रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने क्या जादू कर दिया विपक्ष के नेताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर, कि अब होड़ सी लग गई बीजेपी में शामिल होने की? नहीं, सभी को लगता है कि देखिए, देश का विकास हो रहा है और भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, और सबको दिखता है कि राम मंदिर भी बना है, उज्जैन में महाकाल का भी जाते हैं दर्शन करने के लिए तो वहाँ भी दिखता है, काशी विश्वनाथ में जिस प्रकार से वहाँ जो भव्य कॉरिडोर के बना है उसको देखते हैं। पूरे देश भर में जो जिस प्रकार हमारे जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो केंद्र है उनको गौरवान्वित करने का जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, तो लोगों को लगता है हमको तो भाजपा में ही आना चाहिए भाई, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है हर दृष्टि से, तो हमको भी पार्टी में ही रहना चाहिए। ये तो वो बयान है जो वो कैमरे पर आकर कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी CBI और ED का डर दिखाकर विपक्षी नेताओं को तोड़ रही है। नहीं, ये बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में अच्छे नेता बचे हैं, वो आप समझिए, वो 2-4 जगह जब जाके बैठते हैं ना, उनको लगता है कि सभी मोदी समर्थक हैं। चाय पीने जाएंगे तो रेस्टोरेंट में जाएंगे तो दोस्त के साथ मिलेंगे, तो प्रचार करने जाएंगे तो वहां सब मोदी समर्थक मिलते हैं, तो उनको लगता है कि यार सारे ही मोदी समर्थक हैं, तो मैं भी क्यों भाजपा में आकर के मोदी जी के नेतृत्व में काम क्यों ना करूं। ये साइकोलॉजिकली समझिए ना,
उसको लगता है कि मैं कैसे मोदी जी से हट करके अलग जो काम कर रहा हूँ कांग्रेस के लिए, सपा के लिए, जो इर्द गिर्द कहीं भी जाता हूँ तो मोदी जी की प्रशंसा होती रहती है। तो उसका मन लगता है कि मैं भी आकर के मैं भी भाजपा में रहूं और मैं भी प्रशंसक के रूप में काम करूं। जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ आना, एनडीए का हिस्सा बनना पश्चिमी यूपी में बहुत ज्यादा अंतर करने वाला, बहुत फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल फायदा करेगा। और जयंत चौधरी जी ने भी देखा ना कि जो किसानों के लिए जो काम हुआ है, किसान सम्मान निधि से लेकर के किसान रेल इत्यादि से बहुत सारे किसानों के लिए काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर अनेकों योजनाओं के माध्यम से किसान को लाभ हुआ है। और जयंत चौधरी जी भी किसान नेता है। जब किसान की खुशहाली देखते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है, किसान खुशहाल है, तो भाजपा में आकर के वो काम करना चाहते हैं। दूसरा, चौधरी साहब को अगर पद्म भारत रत्न देने का कोई काम किया है तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने, तो ये बहुत बड़ी किसान का सम्मान है, किसान का गौरव है। अखिलेश यादव ये सवाल भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पीडीए का बीजेपी के पास में कोई तोड़ नहीं है। देखिए, मैंने फिर कहा कि वह लगातार इस प्रकार की बात करेंगे और हारते रहेंगे, फिर भी ऐसी बात करेंगे। राहुल गांधी जिन्होंने मोहब्बत की दुकान की बात की, उन्हीं का एक बयान है कि अगर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार देश में बन गई तो आग लग जाएगी। राहुल गांधी के ऐसे 100 वक्तव्यों की अगर चर्चा करें तो आप देखिए कितना हमेशा निगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक बात करते हैं। और मैं तो कहूँ राहुल गांधी से पूछ लीजिए कि 3 महीने पहले आपने क्या बोला था, तो खुद ही नहीं बता पाएंगे। वो मीडिया में आने के लिए कुछ न कुछ आक्रामक रूप से बोलते हैं। और समस्या राहुल गांधी जी की क्या है कि अभी भी वो देश के फर्स्ट नागरिक अपने आप को समझते हैं। उनको ये लगता है कि देश का राज, देश के सत्ता चलाने का अधिकार केवल उनको है। जिस दिन उनके मन से निकल जाएगा कि देश की सत्ता चलाने का अधिकार, जन्मजात अधिकार उनका नहीं है, तो थोड़ा बहुत जमीन की हकीकत समझने लगेंगी। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो घेर के लोग रखते हैं ना, वो चापलूसी में साहब आप ही सर्वमान नेता हो, आप ही देश चलाओगे, आज नहीं तो कल चलाओगे, अब कल नहीं तो परसों चलाओगे, कितने साल ऐसे लग जाएंगे। तो लेकिन मन को कष्ट होता है कि इतने बड़े राजनीतिक दल के नेता राहुल गांधी जी इस प्रकार के जब वक्तव्य देते हैं, आग लग जाएगी। अभी आपने देखा रामलीला मैदान में क्या हुआ कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, मीडिया को खरीद लेंगे, ऐसी ऐसी भाषाओं का उपयोग करना, और कोर्ट को भी इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, ईवीएम को लूट लेंगे। ये जो वक्तव्य, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अलग अलग राज्य बन जाएंगे, ये सब रामलीला मैदान पे उन्होंने बोला है, इस प्रकार का वक्तव्य दिया है। क्या किसी राष्ट्रीय पार्टी के जो नेता है इस प्रकार का असंसदीय भाषा, असंवेदनशील भाषा, देश को तोड़ने की बात कभी कहना चाहिए क्या? गैर जिम्मेदाराना भी है, उसके साथ साथ वो केयरलेस हैं। वक्तव्य के मामले में ऐसे ही है, जो मन में बोल दिया। हाल ही में कांग्रेस के एक सीनियर लीडर गौरव वल्लभ ने बीजेपी ज्वाइन की और उन्होंने कहा कि मैं सनातन के खिलाफ बयान नहीं दे सकता था, इसलिए बीजेपी में आ गया। तो क्या सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी फिक्स्ड है कांग्रेस में? आप देखिए, पहले भी देख लीजिए, उठा लीजिए। कभी कोई कहता है कि हिंदू होने पे, कहने पे मेरे को शर्म आती है। कर्नाटक के जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे जारकिहोली, उन्होंने कहा। और सिद्धरमैया के स्टेटमेंट निकाल लीजिए, उन्होंने हिंदुओं के बारे में बहुत बार अपशब्द उपयोग किया। तो कांग्रेस की तो शुरू से रही है, आदत ही रही है कि सनातन को बदनाम करना, हिंदू धर्म को बदनाम करना, ये शुरू से आदत रही है। तो लोगों को घुटन महसूस होती है। यही कांग्रेस पार्टी बताई क्यों कहते थे कि राम मंदिर का निर्णय जल्दी नहीं आना चाहिए, कहते थे कपिल सिब्बल जी खड़े होकर के कोर्ट में। फिर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं गई वहां पे जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, क्यों नहीं गए भाई? तो सबको मालूम है कि ये ऐसे नहीं चलता। इनका पॉलिटिकल एजेंडा था, ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा शुरू से रहा है, जो भारी पड़ रहा है, बहुत उल्टा पड़ रहा है। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी इमोशनल कार्ड खेल रही है? कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं होगी। जो भ्रष्टाचार किया तो उसमें इमोशनल कार्ड किस प्रकार का? करप्शन किया है, उनके कई मंत्री जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं, साल भर हो गया, तो करप्शन तो किया है। और जो जिसने भ्रष्टाचार किया उसको मोदी सरकार छोड़ेगी नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए।
गरीब का पैसा अगर आपने लूटा है तो पाई पाई वसूलना चाहिए, तो वसूलेंगे। लेकिन संजय सिंह जब जेल से बाहर आए तो मानो कि आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल था। यही दुर्भाग्य है कि वह जेल से छूट के आ रहे हैं, 6 महीना जेल में रहे हैं और आरोपी हैं, और आने के बाद ऐसा शो कर रहे हैं कि बहुत बड़ा जंग जीत के आए हैं। क्या मतलब, ऐसे थोड़ी होता है। जब जब चुनाव आते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत आरोपों की बौछार होती है। इस बार उनके परिवार को लेकर सवाल उठाए गए। मैंने कहा कि जब विपक्ष के लोग हताशा निराशा में होते हैं तो इस प्रकार से मोदी जी पे अटैक करते हैं। एक तरफ देश की जनता, जैसे मैंने कहा कि उनको भक्त के रूप में, बहुत सारे अब समर्थक भक्त के रूप में आज के दिन में परिवर्तित हो गए हैं, क्योंकि उनको जीवन में बहुत सारे बदलाव ले आने का काम किया, और यह लोग उन पे अपशब्द का उपयोग करते हैं। ये हर बार ऐसे करते हैं, इस बार भी इन्होंने किया है। तो आज देखिए करोड़ों लोगों ने फेसबुक ट्विटर पे अपना लगा लिया कि मैं भी मोदी का परिवार हूं, मैं भी मोदी का परिवार हूं। सनातन को लेकर, खासकर राम मंदिर को लेकर कई सवाल अलग अलग दलों की ओर से उठाए जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या लग रही है? वह विकास के एजेंडे पे नहीं आना चाहते हैं, वो इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि विकास के एजेंडे पे जब विपक्ष के लोग आएंगे तो उनको चर्चा करना पड़ेगा कि घरों में नल कितने करोड़ पहुंचे हैं, 4 करोड़ मकान बने हैं, 11 करोड़ शौचालय बने हैं, 52 करोड़ बैंक अकाउंट खुले हैं, और इतने ये करना पड़ेगा। IIT की संख्या 3 गुना हो गई है, चारों ओर सड़कों का निर्माण हो रहा है, जाल वंदे भारत 400 वंदे भारत ट्रेन की चलाने के उद्घाटन मतलब अनाउंसमेंट हुआ है। ये सब चर्चा करना पड़ेगा ना। सवाल ये भी है कि क्या अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है? देखिए, लोगों के मन में भावना तो है, लोगों के मन में भावना है, लेकिन कभी भी हमारा राजनीति का ये कभी भी एजेंडा नहीं रहा है, ये हमारे आस्था का विषय है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हमने देखा कि बहुत सी विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, उसकी मौत को संदिग्ध बता रही हैं। मुख्तार का परिवार तो कह ही रहा है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। नहीं, इनसे पूछो कि जब कृष्णानंद राय को 400 गोली से उनको भुना गया, उस समय मैं भी वहाँ बनारस में था, मैं भी जाकर थोड़ी देर धरने पे 2-3 दिन धरने पे बैठा था। तब ये लोग क्यों नहीं उस समय शोर मचाए? इतने लोगों की हत्याएं हुई और AK-47 से हत्याएं हुई, उस समय लोग क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए था ना। ये प्रदेश की जनता जानती है। अब जाके घड़ियाली आंसू बहाने से का कोई मतलब नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है। एक तरफ मोदी जी की गारंटी है तो दूसरी तरफ राहुल जी की गारंटी है। गारंटी वर्सेस गारंटी। अभी देखिए, अभी जो 3 राज्यों के चुनाव जो हुए ना, राजस्थान का तो मैं प्रभारी था, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में कांग्रेस की गारंटी फेल हो गई है। मोदी की गारंटी बिल्कुल 100% गारंटी को लोगों ने माना, स्वीकारा, और तीनों राज्यों में हमारी सरकार बनी है, और मोदी की गारंटी ही सबसे बड़ी गारंटी है। देश ये चर्चा कर रहा है और अरुण जी पूछ भी रहा है कि क्या जेल से सरकारें चलेंगी? अब देखिए, नहीं चलनी चाहिए। ये तो पहला उदाहरण है कि जेल में है और सरकार चल रही है। कितने डिसीजंस हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये तो सब मतलब बहुत सीरियस है। घोटाला करो, पकड़े जाओ, जेल में जाओ, और को हम इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसा लग रहा है अरुण जी जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के बीच में एक लड़ाई सी छिड़ गई है। लड़ाई नहीं, देखिए, ये संकल्प है, और यह संकल्प 2014 में ही कहा गया था कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने करप्शन किया, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। जब आपको खाली वक्त मिलता है तो अरुण सिंह जी क्या करते हैं? खाली समय जब मिलता है तो जेब में डायरी रहती है, कुछ काम नोट कर लेते हैं कि क्या करना है, क्या बचा हुआ काम, वो करते हैं। बहुत खाली समय होता है तो पुरानी हिंदी फिल्म है, उसको iPad पे देख लेते हैं। लेकिन मुद्दा कितना भी गर्म हो, अरुण सिंह उतना ही कूल नजर आते हैं। कैसा भी परिस्थिति हो, सामान्य व्यक्ति जो रहता है वही सुखी वही रहता है। आप CA हैं, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस में कंसल्टेंट भी रह चुके हैं, तो पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ? बस एक दिन चर्चा हुई और पार्टी की जो काम है, विचारधारा जिसके लिए काम करते हैं, वो अच्छा लगा। लेकिन उससे पहले हम संघ में थे, संघ के साथ जुड़ा रहा। संपर्क प्रमुख थे, तो झंडे वाला विभाग का। जब संपर्क प्रमुख तो पहले बन गए थे,
तो और शाखा में तो बचपन में जाते थे, मतलब जब सीए में थे तो शाखा में जाते थे यहाँ पे स्टूडेंट के रूप में। राजनीति में आना एक बात है और राजनीति में आकर कामयाब हो जाना एक और बात है। बहुत कम वक्त में आप कामयाब हो गए राजनीति में, बहुत बड़ा एक हिस्सा आपने अपनी एक जगह बना ली, इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, कामयाबी को यही देखना चाहिए, जो पार्टी काम दे उसको काम करना चाहिए और मन लगा कर काम करना चाहिए। और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम यह काम किए तो इसकी रिपोर्टिंग कर लें, हम ये बता दें कि हमने यह काम किया। अपना काम करो तो लोग खुद ही रिकॉग्नाइज करेंगे। इस बार लोकसभा इलेक्शन से पहले मोदी की गारंटी और अब की बार 400 पार के जो नारे हैं वो गली गली में सुनाई दे रहे हैं। इन दोनों नारों की इनसाइड स्टोरी क्या है? देश की जनता का मूड, देश की जनता का मूड पहले से है कि और कार्यकर्ताओं ने बहुत जब प्रचार प्रसार किया उसमें भी यही है कि मूड ऐसा ही है, तो अपने आप ही नारा आ गया। तो अरुण जी, जो मोदी की गारंटी है ये दक्षिण में भी चलेगी क्या? वायनाड में चलेगी? सब जगह चलेगी, सब जगह चलेगी। मोदी की गारंटी है, मोदी जी की योजनाएं कोई देश के एक कोने में थोड़ी हो रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख उस क्षेत्र में भी हो रही है, उधर रामेश्वरम कन्याकुमारी में भी, कहाँ नहीं हो रहा। कांग्रेस ने न्याय पत्र जारी किया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये तुष्टीकरण पत्र है, कैसे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ठीक कहा। उसमें जिस प्रकार से मुस्लिमों का अधिकार और इन सब चीजों की बात की है, ये मनमोहन सिंह जी थे जो उन्होंने पहले कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग का है, मुस्लिमों का है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के संसाधनों पे पहला अधिकार किसी का है तो देश के गरीबों का, किसानों का है। अरुण जी, अब वक्त है हमारे रैपिड फायर राउंड का, जिसमें एक नाम हम आपके सामने रखेंगे और उस नाम को सुनकर पहला थॉट या पहला वाक्य जो भी आपके जहन में आए आपको वो तुरंत बताना होगा। ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भरोसेमंद, लोकप्रिय और विश्वसनीय नेतृत्व। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बहुत कर्मठ और पार्टी के विचारधारा के प्रति समर्पित और निर्णय लेने वाला नेतृत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था को कायम करने में अव्वल और किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं कानून व्यवस्था में। उत्तर प्रदेश को मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने वाला व्यक्तित्व। प्रियंका गांधी। राजनीति में धीरे धीरे अप्रासंगिक होती जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर के अलग राज्यों में उन्होंने कहा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब धीरे धीरे जनता उनको नकार रही है और राहुल गांधी पे डिपेंडेंट है। अखिलेश यादव। वह विजनलेस है और उनकी सोच भी नकारात्मक है, कैजुअल अप्रोच है। बसपा सुप्रीमो मायावती। अभी उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रही है, अब उनका क्या अभी आगे की रणनीति है वो हमको मालूम नहीं है, अस्पष्ट रणनीति। असदुद्दीन ओवैसी। केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला व्यक्ति। नीतीश कुमार। पिछड़े वर्ग के नेता और सबको साथ में लेके चलने में उनका कोई मतलब कोई जोड़ नहीं है, सबको साथ में लेके चलने का उनका व्यक्तित्व है। ममता बनर्जी। झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति, केंद्र सरकार से झगड़ा करना और जो पश्चिम बंगाल की जनता को संकट में डालने का काम किया उन्होंने। ओपी राजभर। पिछड़ों के जमीनी नेता। राम मंदिर। सभी के गर्वान्वित करने वाला केंद्र है और सभी को उस पर गर्व होता है कि प्रभु राम का मंदिर वहाँ बन गया और सभी को एक बार लगता है उनको शीघ्र शीघ्र वहाँ जाना चाहिए। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल जमीनी, सरल, सज्जन नेता। बहुत धन्यवाद अरुण जी, आप इस शो पर आए और आपने सभी सवालों के जवाब दिए। बहुत ही बेबाकी से और विस्तार से आपने सभी सवालों का जवाब दिया, वाकई बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो अगले हफ्ते फिर होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।